हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? यस सर। गुड गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। अपना अपना सब लोग पहले माइक को म्यूट कर लें, और जिसको बोल रहा हूँ केवल वही अनम्यूट करें, क्योंकि सारे माइक अगर अनम्यूट रहेंगे तो डिस्टर्बेंस काफ़ी बढ़ जाती है क्लास में। तो अभी जैसे आपको पता है, आज फोर्थ सेमेस्टर की क्लास रखी है मैंने ये आपके लिए, जो आपका BLLB का है, फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर है। कल है आपका ये एग्ज़ाम। तो इसके लिए अभी तक आपकी मुझे लगता है ऑलमोस्ट पूरी तैयारी तो हो ही चुकी होगी। एक फाइनल टच देने की बात होगी कि फाइनली आप ये रिवाइज कर रहे होंगे कि सारा सिलेबस आपका ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसे आप देख भी रहे हैं कि स्क्रीन पर मैंने पेपर शेयर किया हुआ है आपको 2022 का। तो 2022 का पेपर इसलिए शेयर किया क्योंकि ये क्लास पढ़ाने से ज़्यादा रिवीजन कराने का मेरा मकसद है कि एक बार आपका टेस्ट भी हो जाए कि आपने कितनी तैयारी की है, कैसी तैयारी है आपकी, और कोई आपके डाउट्स है, फाइनल डाउट्स जिसे कहते हैं, तो हम उनको ले लें। और आगे के लिए पेपर के लिए आपका जो है, मैं एक बार समझा दूं किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है और क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं अभी। सबसे पहला रूल जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि आपकी जो शीट, आंसर शीट पहले 32 पेजेस की आती थी, वो अब आपके 28 पेजेस की आएगी। अब आपके एग्ज़ाम में 32 पेजेस की आंसर बुकलेट नहीं मिलेगी, वो मिलेगी 28 पेजेस की। पहले 32 की मिलती थी, अब 28 की मिलेगी। पहला चेंज तो ये आया यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके अलावा हर पेज के ऊपर उसका पेज नंबर प्रिंट होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, दो तरह से पेज नंबर प्रिंट होगा। एक रिवर्स काउंटिंग में, और एक अपवर्ड काउंटिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेकर 28 तक। और एक साइड रिवर्स काउंटिंग में भी पेज नंबर लिखा होगा, 28 27 26, इस तरीके से, ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कितने पेज बचे हैं और वो उस हिसाब से मैनेजमेंट कर सके अपना आंसर लिखने का। तो इंग्लिश के पेपर में तो शीटों से ज़्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के अंदर होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट मिलने का यहाँ पे कोई तो कल्चर है नहीं। CCS यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही बार आपको आंसर शीट मिलती है, उसी में आपको सारा करना है। तो जैसे जो लोग पहले से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो ये मैं शुरू से बताता है कि जो हमारे C सेक्शन होता है, जहाँ 20 मार्क्स का है, वहाँ हमें 6 पेज का आंसर लिखना होता है। तो अब हमें उस 6 पेज को थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 पेज हमारे कम हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें से 5 पेज का आंसर कर देंगे इसको। जो सी सेक्शन है हमारा, तो 5 पेज के हमें 3 आंसर वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो हमारे 15 पेज सेक्शन सी में चले जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी, उसमें हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 10 10 मार्क्स के। तो वहाँ पे हम 4 4 पेज का आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, 3 से 4 पेज का आंसर। तो हमारे 15 + 8 जो है टोटल 23 पेज हो जाएंगे। फिर हमारा सेक्शन ए में हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 4 4 मार्क्स के। तो वो पाँचों क्वेश्चन जो हम अटैम्प्ट करेंगे 4 4 मार्क्स से, वो एक एक पेज में कर लेंगे, एक पेज में एक आंसर, क्योंकि वो 70 वर्ड में आंसर देना होता है, 70 वर्ड लिमिट रहती है। और सेक्शन जो बी है उसके आंसर की वर्ड लिमिट है 200। तो इसीलिए उसमें ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो 70 वर्ड हमारे एक पेज में आया था। 23 + 5 टोटल 28 सीटें इस तरह से भर सकती हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आप सोच के चल रहे हैं कि मुझे पूरी बुकलेट भरनी है, कुछ लोगों की आदत है, या शुरू से हम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर से ही पूरी पूरी बुकलेट भरते आए हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए ये तरीका अब हो सकता है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। दूसरा जो चेंज यूनिवर्सिटी की तरफ से आया वो ये आया कि हम जो फ्रंट पेज के अंदर जो लिखते हैं, जहाँ पे लिखा होता है परीक्षा का नाम, रोल नंबर, और आपका दूसरा लिखा होता है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है, विषय क्या है, ये सब यहाँ पर लिखा होता है। ये सब में करेक्शन अब अलाउड नहीं है। ओवर राइटिंग, करेक्शन, ये सब अलाउड करेंगे तो आपका रिजल्ट होल्ड पे चला जाएगा। पहले ऐसा होता था कि हमें फ्लूड मिल जाता था, हम फ्लूड लगा के अपने आंसर को ठीक कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अपनी एंट्रीज को हमें एक ही बार अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा, और हमें ठीक से अटैम्प्ट करनी पड़ेंगी। कोई भी ओवर राइटिंग करेक्शन होगा तो हमारे आंसर, जो हमारा रिजल्ट जो है वो होल्ड पर चला जाएगा। फिर हमें यूनिवर्सिटी में जाके वेरीफाई कराना पड़ेगा कि वो आंसर शीट आप ही की है, तब जाकर ही रिजल्ट आपका बनेगा। वरना कब बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया है। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी काटा पीटी, ओवर राइटिंग ना करे। कोई अपना पर्सनल फ्लूइड लेके भी ना जाए। पर्सनल फ्लूइड पे अलाउड नहीं है, फ्लूइड लगाना ही अलाउड नहीं है। अब जो है फ्लूइड लगाना अलाउड नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो मैंने आपको बता दी। अब आप में से किन किन बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती है एंट्रीज फिल करने की? है कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम आती है एंट्रीज फिल करने की, या सब लोग इजीली कर लेते हैं? नहीं सर, हो जाती है।
बस दो चार चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे उसमें होता है परीक्षा का नाम, तो परीक्षा का नाम आपका आएगा BLLB। उसमें होता है विषय लिखें, तो विषय में आपका आएगा लॉ, क्योंकि आपका लॉ का विषय है। प्लस उसमें एक और चीज़ लिखी होगी, वो लिखा होगा सब्जेक्ट, वहाँ पर आप लिखें जर्नल इंग्लिश। तो विषय के अंदर आप वही लिखना, क्या कहते हैं उसको, लॉ। तो ये और भी कुछ डाउट होते हैं आप पूछ लेना, बाकी हम आज की क्लास अब इंग्लिश के शुरू करेंगे। तो इंग्लिश के क्लास के अंदर जो आपका पेपर है, ये इंग्लिश जनरल इंग्लिश 4 का पेपर 3 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए में आएगा, सेक्शन बी में आएगा और सेक्शन सी में आएगा। ये 3 सेक्शन में आता है आपका पेपर। तो सेक्शन ए बी और सी 3 सेक्शन इसके अंदर। सेक्शन ए जो है वो 4-4 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, 20 मार्क्स का सेक्शन है। सेक्शन बी जो है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं आपके 10-10 मार्क्स में से 2 आपको अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। उसके अलावा जो सेक्शन सी है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 2-3 अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें 12 ही क्वेश्चन आए, 13 नहीं आए। मतलब 4 में से 3 अटैम्प्ट करने हैं आपको इंग्लिश में। तो 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब ये 2022 का पेपर आपके स्क्रीन पर है, इससे हम शुरू करेंगे आज के रिवीजन। सबसे पहले हम सेक्शन बी से शुरू करेंगे। सबको ये जो पेपर है स्क्रीन पर ठीक से दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? दिख रहा है ना ठीक से आपको ये पेपर जो मैंने, ये इसका सेक्शन बी। अगर किसी को नहीं, ओके, सर दिख रहा अगर है। ओके, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो अपने मोबाइल में ये पेपर खोल लें। ये 2022 का पेपर है, इसका सेक्शन बी से मैं करा रहा हूँ आपको। तो सेक्शन बी में जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि एक प्ले का एक पार्ट है, एक लाइन्स है, कुछ लाइन्स प्ले की हैं जो आपको दी हुई है। यहाँ पे प्ले का 4th और 5th पार्ट में से आएगा, यानी लास्ट पार्ट जो है प्ले का उसमें से आएगा ये। इस लाइन को हम कैसे करेंगे अब ये बता देता हूँ मैं आपको। आपने क्लास 10th के अंदर जिनके पास हिंदी होगी उनको याद होगा कि हमारे कविता का एक कुछ लाइनें आती थी और लिखा होता था इसकी प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। किस किस को याद है क्लास 10th में इस तरह से आता था कविता लिखने के लिए? तो उसमें हम लोग प्रसंग में क्या लिखते थे क्लास 10th में? ब्रेक हो रही है? वैसे मेरे एंड से तो सही है, किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, क्लियर है। नो सर। तो आपका फिर नेट में प्रॉब्लम होगी, जिसको ब्रेक लग रही है ना वो अपना नेट को चेक करो एक बार, कनेक्शन प्रॉब्लम होगी, आपका नेट कनेक्शन वीक होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि हिंदी में जैसे हम लोग प्रसंग सहित व्याख्या लिखते थे क्लास 10th में, तो उसमें हम प्रसंग में क्या लिखते थे? किस किस को याद है हम क्या लिखते थे प्रसंग में? हम एक्सप्लेनेशन पूरी। हम लिखते थे, आप बताओ बताओ। इसके राइटर कौन है? हम लिखते थे प्रस्तुत पंक्तियाँ, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखते थे। कि कविता, फिर कविता का नाम लिखते थे। जिसका कवि, फिर कवि का नाम लिखते थे। से ली गई हैं, ये लिखते थे प्रसंग में। और फिर अगले में हम व्याख्या लिखते थे। व्याख्या में हम लिखते थे कवि का जो नाम होता था, वो कवि ये कहना चाहता है कि इन लाइनों में, और फिर हम उसको लिख देते थे। सेम वही कॉन्सेप्ट आपका इसके अंदर रहेगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस ये इंग्लिश में। ये कविता नहीं है, ये स्टोरी है, आपका प्ले है। तो यहाँ पे हमारी जो लाइन है, ये इस लाइन में लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ मनी इज नॉट स्ट्रेन, quality of money is not strained, it dropped as a gentle rain from heaven upon the place beneath. It is a twice beast, it blessed him that give and him that takes. Its mightiest the mightiest in become the throned monarch better than his crown. तो ये लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो इस लाइन का मीनिंग ये निकलता है कि पैसा किसी के पास स्थिर नहीं रहता। पैसा एक बारिश की तरह है, कभी आ सकता है और जा भी सकता है। और आज आप अब मतलब अपनी चमक बिखेर रहे हैं चारों तरफ, जैसे एक राजा के पास उसका ताज होता है वो, लेकिन वो ताज कब छिन जाता है उसको खुद को नहीं पता लगता। तो पैसा आने जानी माया है, इसके ऊपर ज़्यादा घमंड गया गरुड़ करना ठीक नहीं है। ये लाइन किसने कही है इस प्ले के अंदर? किसी को, बच्चे को अगर कोई आइडिया है या उसको याद आ रहा है कि ये लाइनें शायद इसने कही हैं, तो आप एक बार आइडिया से बता सकते हैं। किसने? आपको याद है ये लाइनें कब बोली गई थी? ये लाइनें कोर्ट रूम में बोली गई थी जब शायलॉक ने केस किया था। हाँ, पोर्शिया ने।
पोर्शिया ने बोली थी ये लाइनें। और इसके पीछे रीज़न क्या था उसका बोलने का, कि कोर्ट रूम में जब केस चल रहा था और शाइलॉक जो होता है वो कहता है कि भाई ये मेरा पैसा नहीं दे पाया एंटोनियो, तो मेरा जो इसका एग्रीमेंट हुआ है 1 पाउंड फ्लैश का, जो इसको अपना शरीर का जो मांस का एक टुकड़ा मुझे देना पड़ेगा, वो लेने के लिए तैयार है। तब ये लाइन जो है पोर्शिया कहती है उसको कि आप अपने पैसे पे इतना घमंड, पैसा तो है वो कभी है कभी नहीं है, एक बारिश की तरह है जो कभी भी हो सकता है। ये लाइनें पोर्शिया की बोली गई हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में हम लिखते थे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, और फिर लिखते थे कि कविता, फिर कविता का नाम लिखते थे कि कवि, फिर कवि का नाम लिखते थे कि ली गई हैं। अब ये लाइनों को आप इसके हिसाब से बना के दिखाओ, कौन बच्चा बना सकता है? इसी लाइन को इंग्लिश में बनाना है और इसके लिए बनाना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो हमारा प्ले है उसके लिए बनाना है। कोई है जो बना सकता है? इतने सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, 24-25 बच्चे हैं। above lines, सर हम ऐसे लिख सकते हैं, these lines have been taken from the literature या play The Merchant of Venice। 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी वो कोई आ गया था। बताओ आप क्या कह रहे थे आप? These lines are taken from the play The Merchant of Venice, which is written by विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर। हाँ। और फिर उसके बाद विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा बताना होगा। नहीं नहीं, विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ नहीं बताना, सिर्फ उतना ही लिखना है। विलियम शेक्सपियर। अब ये लाइन कही किसने है? पोर्शिया ने से। पोर्शिया सेड टू किसको कहा है? शाइलॉक को। शाइलॉक को। तो ये लिखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको इसका मीनिंग बताना है, ये जो लाइनें यहाँ पे लिखी हैं इसका मीनिंग बताना है, बस। ये है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ओके सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसी में थी, सबको ये समझ में आता है ये करना कैसे, ये ऐसे करना है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऐसे करते हैं, बस ये है इसका, और कुछ नहीं है इसका रूल, यही रूल है इसका। पहली लाइन है जो आपने बता दी कि ये लाइन यहाँ से ली गई है। हमारा जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका जो राइटर है वो है विलियम शेक्सपियर, बस उसका है, उसका प्ले है ये, बस इतना लिख दिया। दूसरी लाइन में आपने बता दिया कि पोर्शिया सेड टू, नहीं पहली लाइन में, सॉरी पहले वाले में ही, पोर्शिया सेड टू शाइलॉक, पोर्शिया ने शाइलॉक को कहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में आपने, नेक्स्ट पैराग्राफ में सॉरी, इसको एक्सप्लेन कर दिया पूरा आपने। ये हो गया आपका पूरा। ओके सर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका पैराग्राफ, नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। किसी एक टॉपिक पे लिखना है आपको ये पैराग्राफ। और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो ऐड प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड, इन वर्ड्स के अंदर प्रीफिक्स लगाने। तो सेक्शन बी के अंदर हम 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को बोलता है एग्जाम में, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। हम 7 को बाद में ऑप्शन देंगे अगर हमें 6 और 8 में से कोई ना आता हो तो। वो इसलिए करेंगे क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो बहुत इजी है इसको बनाना। और क्वेश्चन नंबर 8 प्रीफिक्स भी काफ़ी इजी है। अब देखो कितने प्रीफिक्स है इसमें, टोटल 6 हैं। 6 प्रीफिक्स 10 मार्क्स के हैं, यानी कि एक प्रीफिक्स का 1.5 मार्क्स है, 1.5 मार्क्स है एक का। तो अगर हमें 4 भी आते होंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे? 6। 5 आते होंगे तो कितने आ जाएंगे? 7.5, नहीं 8.5 हो गए ना। तो इतने हमारे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये हमारे ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको अटैम्प्ट करें। तो ये पहला है जस्टिस। तो जस्टिस के आगे प्रीफिक्स लगा के क्या चेंज करेंगे इसको? इनजस्टिस। इनजस्टिस। मतलब जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो उससे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ड का। जस्टिस मतलब होता है क्या, क्या मीनिंग है जस्टिस का? न्याय। न्याय। और इनजस्टिस जो आपने बोला? अन्याय। 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 अंडरस्टैंड का क्या बनेगा? मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड। कोड का? डिकोड। डिकोड। बैलेंस का? डिसबैलेंस। इम्बैलेंस। हाँ, इम्बैलेंस, डिसबैलेंस। और स्टार का?
को स्टार, ठीक है। इसके अलावा आपका पॉसिबल, impossible, इम्पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से जो मेरा सजेशन आप लोगों को वो है कि आप सेक्शन बी में से 6 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, 7 नंबर क्वेश्चन को बैकअप में रखना। इन केस अगर 8 में से आपको प्रीवियस 2 ही आ रहे हैं तो फिर आप इसको अटैम्प्ट कर लेना पैराग्राफ को, या आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा कैसे करना तो आप कर लेना। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पैराग्राफ अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 10 में से हार्डली 6, 6.5, 7 से ज़्यादा मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। आप कितना ही बढ़िया पैराग्राफ लिख लो, लेकिन प्रीफिक्स में जितने सही होंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे, इसमें मार्क्स काट नहीं सकता एग्जाम में। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जैसे ही आप लोग प्ले का नाम लिखोगे मर्चेंट ऑफ वेनिस 1 मार्क्स, जैसे आप लिखोगे शेक्सपियर का तो 2 मार्क्स, जैसे आप लिखोगे पोर्शिया तो 2 मार्क्स। इसके 2-2 मार्क्स है एक एक नाम लिखने के, क्योंकि ये पहचानना है ना लाइन पढ़कर, इस वजह से। तो टोटल कितने हुए अभी तक हमारे? 2, 2, 4 और एक 5 मार्क्स तो इसी के हो गए। हमने पोर्शिया लिखा है, विलियम शेक्सपियर लिखा है और मर्चेंट ऑफ वेनिस, 5 मार्क्स हमें यही लिखने से मिल गए। बाकी 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स जो है हमारे वो है शाइलॉक को लिखने के, और 3 मार्क्स जो है उसका एक्सप्लेनेशन जो हम लिखेंगे पैराग्राफ का वो। तो इसलिए इसको करने से ज़्यादा फ़ायदा है इन कंपैरिजन ऑफ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ करने से मार्क्स इतने नहीं मिलेंगे, ये करने से ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप 6 नंबर और 8 नंबर अटैम्प्ट करें सेक्शन बी के अंदर से। अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी में। सेक्शन सी में टोटल हमें 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर हम यही पैटर्न रखें और नॉर्मल पैटर्न रखें यूनिवर्सिटी का तो 13 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 क्वेश्चन होने चाहिए सेक्शन सी में। लेकिन 2 बार से मैंने पेपर चेक किया है, 19 का और 22 का, तो दोनों बार के पेपर में जो है वो 12 ही 12 क्वेश्चन आए, यानी कि 4 ही क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये विलियम शेक्सपियर कंसीडर एज अ ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको क्या करना है इसके अंदर। जो प्ले है, एक तो उसके पूरे करेक्टर के सारे करेक्टर्स का याद कर लो, पूरा प्ले की समरी याद कर लो, और दूसरा आप क्या करो, जो राइटर है विलियम शेक्सपियर उसको भी उसके बारे में पढ़ लो, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसको वो मरा कहाँ पर, उसकी फैमिली में कौन कौन था, उसकी वाइफ का नाम क्या था, वो किस तरह का राइटर है, किस तरह की स्टोरीज लिखता है वो। इसके अलावा उसकी लाइफ जर्नी के अंदर कुछ मिस हैपनिंग, कुछ अनसर्टेन इंसिडेंट्स रहे हो तो वो सब भी आप याद कर लो एक बार। तो विलियम शेक्सपियर के लिए बारे में लिखने को आता है क्वेश्चन एग्जाम में, या तो राइटर के बारे में पूछेगा या स्टोरी के बारे में पूछेगा, तो आप उसको भी कर लो। अगर ये आ जाता है मान लो 20 मार्क्स में, तो आप 1 से 1.5 पेज 10 से 15 लाइनें तो आप इसकी लिख लो विलियम शेक्सपियर की, और बाकी आप स्टोरी लिख दो, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले लिख दो। तो ये आपका पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा किसका है? हाउ वुड यू एवेल्युएट द करेक्टर ऑफ द शाइलॉक इन द ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है, ड्रामा है, उसके अंदर शाइलॉक का कैसा रोल है? तो शाइलॉक को विलन बोला गया है इस कहानी के अंदर, तो शाइलॉक का पूरा करेक्टर स्केच आपको यहाँ पे लिखना है। तो 2 क्वेश्चन आपने ये अटैम्प्ट कर लिया। अब है तीसरा क्वेश्चन कौन सा अटैम्प्ट करना है, तो हमें 2 क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 11 जो ग्रामर बेस है, और क्वेश्चन नंबर 12 जो प्रीसिस राइटिंग है। प्रीसिस जो है ये अनसीन पैसेज है, ये हमने पैसेज कभी देखा नहीं है, ये अनसीन पैसेज है हमारा, तो इस अनसीन पैसेज के ऊपर हमें लिखना है। अब मेरा जो सजेशन आपको यही कहेगा, अगर आपके क्लास 10 तक बहुत अच्छी ग्रामर थी, आपके जो ग्रामर में अच्छे मार्क्स आते थे, तो आप इसको अटैम्प्ट करें 11 क्वेश्चन को। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको अपने ग्रामर में थोड़ा भी डाउट है तो आप इसको अटैम्प्ट ना करके आप क्वेश्चन नंबर 12 को अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना होता है, अब ये देखो, ये प्रेसेस जो है ये मुझे लगता है हार्डली 70-80 वर्ड का है। इसका 1/3 करके लिखना है आपको। 1/3 का मतलब क्या है कि आपको इसको छोटा करके, इस मान लो अगर ये 80 वर्ड का है तो 1/3 हो गया, 20 से 25 वर्ड में इसकी समरी लिखनी है। तो समरी कहते हैं, ये प्रेसेस राइटिंग में हमने क्लास 10th में और क्लास 12 दोनों में की है। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो आपको याद आ जाएगा कि हमने दोनों क्लासों में ये समरी की है। इवन क्लास 9 से शुरू हो गई थी ये समरी। तो ये प्रेसिस राइटिंग हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपको जो सेक्शन सी है उसमें से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, 2 लिटरेचर के और 1 प्रेसिस राइटिंग। नॉर्मल पैटर्न यही रहेगा आपका एग्ज़ाम आने का, इससे अलग हट के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कुछ आने का, यही आपका मेरे हिसाब से रहेगा। तो अब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया सेक्शन बी भी और सेक्शन सी भी। अब आपके कोई डाउट है इसमें से तो एक बार आप लोग अपने डाउट क्लियर कर लो सेक्शन बी और सी में से, फिर हम सेक्शन ए की तरफ चलेंगे। कोई डाउट है आप में से किसी के? तो एक बार जो सेक्शन बी में आपने प्रेसिस राइटिंग बताया था, एक बार प्रेसिस सेक्शन बी का। सेक्शन बी में तो मैंने आपको बता दिया ना कि आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है और एक प्रीफिक्स करना है।
सर बुक में लीगल पैराग्राफ भी दे रखे हैं, वो भी आएंगे इसमें हाँ, लीगल एग्जाम में? पैराग्राफ आएंगे, जैसे ये पैराग्राफ राइटिंग दे रखा है ना आपको 7 नंबर क्वेश्चन, ये यस है वो सर। लीगल पैराग्राफ, इसी में आएंगे। जैसे इसमें बोला वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा, ये प्रोवर्ब्स हैं। नॉर्मली 2 बार से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि प्रोवर्ब दे देता है, इसी प्रोवर्ब पे आपको ऐसे लिखना होता है। अब इन केस, इन इमरजेंसी में अगर आपको पैराग्राफ अटेम्प्ट करना है, तो ये आया है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और दूसरा है ऑल डेड ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। एन आइडियल ब्रेन इज द डेविल ऑफ वर्कशॉप, एक खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो ये आपकी प्रोवर्ब्स हैं, प्रोवर्ब मतलब कहावत है। तो सबसे पहले इस प्रोवर्ब को आपको एक पेज में एक्सप्लेन कर देना है, जो भी आपको पता है इससे बारे में वो लिख दिया। अब पैराग्राफ लिखना 200 वर्ड का, तो 200 वर्ड तो इतने में आएगा नहीं, कम से कम 2.5-3 पेज लिखने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, एक स्टोरी बना लो, कहानी बना लो, किसी की भी, मिस्टर एक्स की बना लो, मिस्टर ए की बना लो, नहीं जैसे वेयर देयर इज ए विल वाली बनाओगे तो APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिख दो कि उन्होंने अपने जीवन में बचपन में इतनी परेशानी हर्डल्स का सामना करा, लेकिन बाद में वो एक सक्सेसफुल जो है मिसाइल मैन भी रहे और देश के प्रेसिडेंट भी रहे। तो ये भी लिख सकते हो, जो भी आपको मन में आए वो लिख दो, कोई नहीं समझ में आए तो XYZ किसी को भी नाम लेके एक स्टोरी बना के लिख दो, उससे आपका पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। और अगर ये लीगल वर्ड लीगल टॉपिक पे आ जाता है, क्योंकि अभी तक 2 बार से तो आ नहीं रहा, प्रोवर्ब पे ही आ रहा है, अगर आ जाता है तो लीगल टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये ऐसे का वैसे साइड में ही ऑप्शन रखना, मेन तो आप वही ऑप्शन अटेम्प्ट करना जो मैंने बताया है आपको, क्योंकि ओके इससे सर। आपके थोड़े मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि टोटल आपका 60 + 20 80 मार्क्स का पेपर तो B और C सेक्शन में है। अब सेक्शन ए में आ जाओ। वैसे सेक्शन ए में ज़्यादा इस बार आपका सिलेबस जो है टफ नहीं है, ग्रामर का थोड़ा सा इजी है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों की बहुत ही ग्रामर ख़राब है उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिन बच्चों की थोड़ी सर भी एक ग्रामर डाउट ठीक है। था। बोलिए। हाँ जी सर, ये सेक्शन सी का जो 11th पार्ट का बी पार्ट है हाँ हाँ, सर, उसका एक दो जो फर्स्ट पार्ट है, ए शी इज क्लेवर देन हर फ्रेंड्स और डू नॉट एडवाइज मी, इसका बता दो जरा आंसर। ये इसको आपको करेक्ट द सेंटेंस करना है, तो आपको हाँ इसमें जी क्या करेक्ट करना है ये बताइए, क्या मिस्टेक है इसके अंदर। सर, शी इज क्लेवरर आएगा क्या? तो इसमें क्लेवर आप देन लिखा है, यानी इसमें मोर देन होना चाहिए। देखो, हाँ, या तो मोर कंपैरेटिव देन। और सुपरलेटिव डिग्रीज का आप पढ़ लेना, आपको इसका पता लग जाएगा, सर इसमें कंपैरेटिव और रूल क्या सुपर। होता है करेक्ट द फॉलोइंग का, मतलब कि हम लोग कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये जो है ना वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको ठीक कर सकते हैं, कोई पंचुएशन मिस्टेक है उसको ठीक कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, तो हम कोई वर्ड ऐड भी कर सकते हैं? वर्ड नहीं, और वैसे ऐड जैसे नहीं कर सकते, कोई नया वर्ड नहीं ऐड कर सकते, लेकिन उसको ठीक करने के लिए कोई वर्ड, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं ना, वो लगा सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है शी इज क्लेवर देन हर फ्रेंड, तो इसमें ये आ सकता है शी इज मोर क्लेवर देन हर फ्रेंड। देखो, मैंने इसको कहा कि आप सुपरलेटिव डिग्रीज और कंपैरेटिव एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा ओके सर। ठीक है, क्योंकि इसके लिए पूरा मुझे आपको बताना पड़ेगा। अभी जो है सेक्शन ई में देख लो आप, सेक्शन ई में जो है बताइए। सर प्रिंसिस राइटिंग में टाइटल डाल सकते हैं? हाँ, टाइटल डाल सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन बोले तो ही टाइटल डाला, अदरवाइज टाइटल डालने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि इसमें बोलता नहीं है टाइटल के लिए। वो क्लास 10th में बोलता था टाइटल भी बनाओ इसका। अभी ये पहला क्वेश्चन है आपका, गिव एंटोनियम्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो एंटोनियम्स क्या होते हैं हमारे? अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स। सिनोनियम्स क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स। सेम सिमिलर वर्ड्स। वर्ड्स, सिमिलर मीनिंग जिसका होता है। तो पहला वर्ड है इंपोर्ट, इंपोर्ट का अपोजिट क्या होगा? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और लूजर का? विनर। विनर। नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाई? लो। लो। गेस्ट? होस्ट। होस्ट। एक्सपेंसिव? चीप। चीप। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेगा, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ, गिव द मीनिंग ऑफ एनी 2 सेट्स ऑफ होमोनिम्स, गिव ब्लो एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। देखो, आपको इसका मीनिंग भी बताना है और इसका सेंटेंस भी बनाना है। टोटल 4 दिए हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला वर्ड है जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट,
इनका मीनिंग बताना है पहले तो एक्सेप्ट का मीनिंग बताओ, क्या होगा एक्सेप्ट का मीनिंग? ACCEPT, स्वीकार करना, स्वीकार करना। और दूसरा AXCEPT, के सिवाय। से छोड़कर, सिवाय। सिवाय हाँ, इसके अलावा। मतलब के सिवाय हो गया, उसको छोड़कर कोई और। अब इसके एक एक सेंटेंस भी बनाना, तो पहले आप क्या करोगे, इसको वर्ड लिखोगे, उसका मीनिंग लिख दोगे उसके सामने, ऊपर हेडिंग डाल दोगे वर्ड मीनिंग, फिर दूसरा लिखोगे वर्ड उसका मीनिंग, फिर लिखोगे सेंटेंस, फिर सेंटेंस बनाओगे पहले एक्सेप्ट का, फिर सेंटेंस बनाओगे एक्सेप्ट का, या दोनों का एक भी सेंटेंस बना सकते अगर आप बना सकते हो तो, नहीं तो अलग अलग बना देना। तो सेंटेंस क्या बनेगा एक्सेप्ट का? We accept to go Delhi. हम्म, और एक्सेप्ट का? We are going to Delhi except her. हम्म, अगला है आपका सिनोनियम्स। सिनोनियम्स क्या होते हैं? सेम मीनिंग। तो लॉयल का सेम मीनिंग क्या होगा? ऑनेस्ट, Faithful, अमेजिंग, ग्रेट, क्या कह रहे हो? surprise, wonderful, वंडरफुल, टेंडर, वेरी गुड, वेल्थी, rich, कॉन्टेक्ट हुआ, ईयरली, annual, चॉप, cutting, cut, कटिंग, कट। कट, अब अगला है आपका चेंज, और चेंज द फॉर्म ऑफ एनी फोर वर्ड एड्स इंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट देम इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ड को चेंज करना है। कोई भी चार आपको इसमें सिलेक्ट करने हैं। तो पहला है करेज, इसको एग्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो एग्जेक्टिव क्या बताते हैं हमारे किसी भी वर्ड की? facility, उसकी क्वालिटी, क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, क्वांटिटी को नहीं करते, क्वालिटी को करते हैं। तो करेज का क्या होगा? करेजियस। कंप्लीट का क्या होगा? कंप्लीट को नाउन के अकॉर्डिंग करना है। चलो अगला बताओ, अचीवमेंट का क्या होगा? वर्ब के अकॉर्डिंग करना है। achieved, अचीव, और ये बताओ एंग्री, एडवर्ब। एंगर, really, aggressive, हम्म। aggressive, एग्रेसिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर ये ठीक से आते होंगे तो मुझे लगता है आप आराम से कर लोगे। 4 है, 2 तो आपको आते ही होंगे, ज़्यादा भी नहीं आएंगे तो 3 भी आते होंगे। जितने आते होंगे उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 5 नंबर का है ये। अब इसको कैसे ये डिवाइड करेंगे? सॉरी 4 मार्क्स का है ना, हाँ 4 मार्क्स है तो एक मार्क्स का है। तो अगर आपको एक भी आता होगा तो 1 मिलेगा, 2 आते होंगे तो 2 मिलेंगे, 3 आते होंगे तो 3। तो ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन है आपका। गिव द मीनिंग ऑफ एनी 4 वर्ड्स गिवन बिलो। 4 वर्ड्स हैं, आपको इनके मीनिंग बताने हैं। कोई भी 4 वर्ड्स के मीनिंग बता। टोटल 6 वर्ड है यहाँ पे। तो एस्कोर्ट, वाइब्रेंट, इवेल्युएशन, आउटकास्ट, ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्रेंड। तो ये आपके टोटल 6 हैं। कोई भी 4 का आपको मीनिंग बनाना। ऊपर था मीनिंग भी बनाओ, सेंटेंस भी बनाओ। मीनिंग लिखकर सेंटेंस बनाओ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मीनिंग लिखना। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखते ना, हिंदी नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ये 2000 जो मैंने आपके साथ पेपर शेयर किया है 2022 का पेपर है। अब मैं ऐसे ही पेपर आपको 2019 का दिखा देता हूँ। ये 2019 का पेपर। अब देखो क्यों, क्योंकि बीच में 2 साल तो पेपर ही नहीं हुआ कोरोना की वजह से। 20 में भी पेपर नहीं हुआ था, कैंसिल हो गए थे, बच्चे ऐसे ही पास हुए। 21 में भी सेकेंड वेव आई तो पेपर नहीं हो पाया, बच्चों को ऐसे ही पास करना पड़ा। तो दोनों बार पेपर हुआ नहीं था, ऐसे ही बच्चे पास हो गए थे। इस वजह से यहाँ पे पेपर है नहीं। हमारा जो सिलेबस आया नया वाला वो 2019 में आया, तो इसलिए हमें 19 के बाद जो पेपर है वो चाहिए। तो 19 का तो हमें मिल गया, 20 का है नहीं, 21 का है नहीं, 22 का हमें मिल गया। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार 22 वाले पेपर को, सॉरी 19 वाले पेपर को। तो पहले हम चलते हैं सेक्शन बी में। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्ले प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। देयर इज something else, the bond boat don't give the hair no jot of blood, the word expressly are a pound of flesh, take the they bond, take the they pound of flesh, but in the cutting it। बाकी इसका पार्ट का है, the dough dust shed one drop of the Christian blood, the land are goods are by the laws of Venice।
कॉन्फेस्टिकेट अनटू द स्टेट ऑफ वेनिस। ये लाइनें कौन कह रहा है कि आपको 1 पाउंड फ्लैश लेने की इजाजत है? आपको पोर्शिया सर, पोर्शिया पोर्शिया। सर। हाँ, पोर्शिया कह रही है ये लाइनें। अब क्या किससे रही है पोर्शिया? ये लाइनें शाइलॉक से कह रही है कि आपको शाइलॉक। इसका एक 1 पाउंड फ्लैश लेना तो अलाउड है, लेकिन एक भी खून की बूंद अगर जमीन पे गिरी तो आपका यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का एक लॉ है कि किसी भी क्रिश्चियन का कोई भी खून बहाएगा तो उसके लिए उसको मौत की सज़ा मिल सकती है। ये वेनिस का रूल है और इसके हिसाब से स्टेट लॉ के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी अगर आपने इसका खून बहा। आप फ्लैश ले सकते हैं क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट हो चुका है इसके साथ, लेकिन फ्लैश काट लो लेकिन खून नहीं टपकना चाहिए। ये लाइनें पोर्शिया की थी। तो इसको भी आप सेम वैसे लिख लोगे जैसे हमने पिछली बार आपको बताया, बस आपको इसको पहचानना ही है। और ये ईजिली पहचानने से ज़्यादा क्योंकि प्ले के लास्ट के ही पार्ट है और लास्ट का पार्ट तो वही कोर्ट रूम में जो चलता है वो सब ही है। उसमें अधिकतर तो पोर्शिया नहीं बोला है, एंटोनियो का एक स्टेटमेंट है और एक इसका जो पोर्शिया का हस्बैंड था ब्रसेनियो उसका भी स्टेटमेंट है। कोर्ट रूम में लिमिटेड स्टेटमेंट है, उसी में से कोई आ जाएगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पैराग्राफ है। पैराग्राफ देखो इसमें भी वही आई है प्रोवर्ब, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, स्पीच इज़ द सिल्वर, साइलेंस इज़ द गोल्ड। मतलब बोलना जो है वो चांदी है और चुप रहना जो है वो सोना है। हाँ सॉरी, सुनना है ना, नहीं चुप रहना ही है, चुप रहना जो है वो सोना है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, बच्चे का जो पिता है, ये जो बच्चा है वो सबका पिता है। अच्छा, जो अब ये प्रीफिक्स वाला है ये बताओ रिस्पॉन्सिबल का क्या होगा? Irresponsible. इररिस्पॉन्सिबल सर। करेज, डिस्करेज भी हो डिसकरेज, सकता है। रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज्ड। इंटरेस्टिंग, Not interesting. नॉन इंटरेस्टिंग या पॉसिबल, पॉसिबल पहले भी आया है। तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया। मतलब प्रीफिक्स आपको अटेम्प्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फिर यही आया, विलियम शेक्सपियर के बारे में पूछ रहे हैं, तो वही शेक्सपियर के बारे में आपको याद रखनी पड़ेंगी कुछ लाइनें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बता रहा है इस कहानी का विलन कौन है, आपको ये बताना है। हु इज़ द विलन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो कौन है आपके हिसाब से विलन? शाइलोक। शाइलॉक। ये तो शाइलॉक का पूरा करेक्टर स्केच लिखना है आपको इसके अंदर। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका हो गया ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रेसिस राइटिंग है। अगर इस प्रेसिस को आप पढ़ेंगे ना एक बार, देखो स्पीच इज़ द ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स। तो ये जो क्वेश्चन आया था पैराग्राफ वाला, ये सेम यहाँ पे रिपीट है। देखो पैराग्राफ है हमारा, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, तो यहाँ पर भी उसी की लाइनें दे रखी हैं। तो यहाँ से आप उठा के इससे पैराग्राफ भी बना सकते हैं, पर हमें तो पैराग्राफ बनाना ही नहीं, तो लास्ट ऑप्शन रखना है। अगर कोई क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है तब हम पैराग्राफ बना लेंगे सेफ्टी पर्पज़ के लिए, अदरवाइज हम पैराग्राफ को नहीं अटैम्प्ट करेंगे। ये आपका प्रेसिस राइटिंग हो गया, वही 1/3 इसको कर देना है, छोटा करके लिख देना है। टाइटल बनाने को इसमें बोला नहीं है, जो लोग फिर भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इसके अंदर। वही पैराग्राफ लिखा है ना इसके ऊपर 200 वर्ड्स, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये देखो लिखा है ना, नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। अच्छा ये भी ध्यान रखना, नॉट एक्सीडिंग लिख दिया यहाँ पे। अगर सिंपल था 200 वर्ड तो एक्सीड करता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बड़ा लिख दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। मतलब एग्जामिनर वैसे अलाउड नहीं है, पर हो सकता है कि वो 7 दे के जगह आपको 6 ही दे दे। ये ऐसे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया बेकार में, इतनी ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 पैराग्राफ का तो 7 नंबर क्वेश्चन ही आता है। नंबर 6 है, उसमें मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं? कोई वर्ड लिमिट नहीं, इंग्लिश का पेपर है। वैसे मुझे लगता नहीं ज़्यादा वर्ड में आप लिख पाओगे इसको, 30-40 वर्ड में लिख देना बस एक पेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 देखता हूँ बेटा एक मिनट को। ये प्रेसिस राइटिंग है तो 1/3 लिखना है, एक ही पेज में आएगा। ये तो ऑलरेडी है ही कितने वर्ड, 70-80 वर्ड का तो है ये प्रेसिस। इसको छोटा करोगे तो 25 वर्ड बनेंगे, 25 वर्ड में कितने पेज भरेंगे, एक ही पेज तो भरेगा। इंग्लिश के पेपर में यही लाइनें लिखनी है, लेकिन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करके, मतलब इसकी समरी आ जाए, पूरी स्टोरी कवर हो जाए उन 3-4 लाइनों में, 4-5 लाइनें जो आप लिख रहे हो उसके अंदर। अच्छा इसका सेक्शन ए देख लेते हैं एक बार।
एंटोनियम्स आए, इसमें भी आप इजीली कर लोगे। ब्यूटी है, एक्सेप्ट है, डीप है, लाइक है, डेटर है, क्रेडिटर होता है इसका। तो ये आप कर ही लोगे, लाइक का लाइक होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपका यहाँ पर मीनिंग ऑफ एनी टू सेट्स ऑफ होमोनिम्स, ये भी आप कर ही लोगे। वही एक्सेप्ट और एक्सेस आया है यहाँ पर भी। गिव सिनोनिम्स ऑफ एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग: अबंडन, रेसेंटमेंट, एक्यूट, कॉमर्स, एंगेज, कोर्स। उसके बाद अगला है आपका ये 4 वर्ड इंस्ट्रक्टेड, कोई भी 4 वर्ड इसमें से आपको सिलेक्ट करके चेंज करने हैं उसको, जो भी आप कर सकते हो आप कर लेना। ये हो गया आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस। अब आपको इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा टफ क्या लग रहा है, या सब कुछ अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, कोई टफ नहीं है? सर अब तो इजी लग रहा है क्लास लेने के बाद। अभी मैं आपके हर एग्ज़ाम से पहले की क्लास दूंगा ऐसी, तो लेकिन मेरी एक वो है आपसे रिक्वेस्ट समझ लो, शर्त समझ लो, ग्रुप पे फालतू कोई भी मैसेज मत डालना। उससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिस हो जाते हैं बच्चों से। कोई भी चीज़ें डिस्कस मत करो किसी भी तरीके की, ना नोट्स ना किसी और तरह की चीज़। और कुछ लोगों से मुझे कंप्लेंट भी आ रही है, अभी स्पेशली लड़कियों से कंप्लेंट आ रही है कि कुछ लड़के ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं वो उनके नंबर पे पर्सनल मैसेज करके परेशान कर रहे हैं। यस सर, बहुत ज्यादा। इस तरह की अगर बढ़ेगी तो फिर मैं गर्ल्स का एक सेपरेट ग्रुप बना दूंगा और बॉयज़ का एक सेपरेट ग्रुप बना दूंगा, क्योंकि मैंने आप सब लोगों के ना, आप सबके बेनिफिट के लिए मैंने ये ग्रुप बनाया है, ताकि आप सब लोग मेरे साथ अगर यूट्यूब पर जुड़े हैं तो आपको कुछ पूछना होता है, कई बार कन्वर्सेशन करना होता है, तो वहाँ इतना लंबा हो नहीं पाता है। उस पर्पज़ से मैंने ये ग्रुप बनाया था। लेकिन अभी मुझे गर्ल्स से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है लड़कों की, या फिर हम एक काम करना शुरू करेंगे, उन लड़कों को ग्रुप से बाहर निकालना शुरू करेंगे, या फिर एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे। कोई कम्युनिटी ग्रुप बन नहीं सकता। मेरे पास कई लोगों ने मुझे सजेशन भी दिया है कि सर आप कम्युनिटी ग्रुप बना लो, वो पॉसिबल नहीं, मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है, इस वजह से उसमें कम्युनिटी ग्रुप अलाउड नहीं है। तो मैं सेपरेट ग्रुप बना दूंगा अगर ऐसे ही चलता है थोड़े दिन में। गर्ल्स का सेपरेट रहेगा, बॉयज़ का सेपरेट ग्रुप रहेगा। लेकिन उस ग्रुप में आने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, तभी आप उस ग्रुप में, मतलब गर्ल्स वाले ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का मतलब ये है कि जैसे आप मुझे वीडियो कॉल के थ्रू प्रूफ दें कि आप गर्ल हैं, पता लगे कुछ लड़के हैं, लड़कियों के नाम से ऐड होने की कोशिश करें, इस वजह से वो सब बात की प्लानिंग है। मेरे को भी पर्सनल मैसेज आया था, राजन के नाम से है कोई लड़का, उनको तो ये निकाल ठीक देना। नहीं, हाँ ये ठीक नहीं है। क्यों परेशान करते हो किसी को बेकार में? क्योंकि हमने किसी फ़ायदे के लिए ग्रुप बनाया है,